हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की ये वीडियो होने वाली है कंप्लीट फोर्थ सेमेस्टर की स्टडी प्लान रोड मैप के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज आप बताएं कि फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई को कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको एमएसबीटी डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड वो सारी चीजें बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप 95% एवं जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको रोड मैप बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस टाइप का आता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए उस टॉपिक में, किन पार्ट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, आपको रिसोर्सेज कहां से मिल रहे होंगे, आपकी एग्जाम पैटर्न क्या होगी इस सब्जेक्ट को लेकर। हर एक सब्जेक्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, किस तरीके से हमें फाउंडेशन बिल्ड करना और क्यों इंपॉर्टेंट है फोर्थ सेमेस्टर में फाउंडेशन बिल्ड करना। ये वीडियो कंप्लीट फोर्थ सेमेस्टर के बारे में होने वाली है। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इसमें मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी अपडेट देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे कोर्स के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक कंप्लीट कोर्स होता है एमएसबीटी डिप्लोमा सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के लिए। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको सारी चीजें मिलती हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, नोट्स, असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने वापस वीडियो पे। आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो कंप्लीट रोड मैप होने वाला है। मतलब क्या कि आप अपने कंप्लीट फोर्थ सेमेस्टर को किस तरीके से प्लान करेंगे। ठीक है, देखो फोर्थ सेमेस्टर की प्लानिंग पे चलने से पहले हम लोग ये बात करते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अक्सर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर होता है इसको हम लोग एज अ फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं या फाउंडेशन सेमेस्टर बोलते हैं। थर्ड सेमेस्टर में हमेशा बोलता हूं कि जो थर्ड सेमेस्टर हमारा था, थर्ड सेमेस्टर को मैं हमेशा वार्म अप सेमेस्टर बोलता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की पहली सेमेस्टर होती है डिप्लोमा में, जो डायरेक्टली सेकेंड ईयर के बच्चे होते हैं, तो उसको मैं हमेशा बोलता हूं कि वार्म अप सेमेस्टर है। यहां पे आप अपने पैटर्न को समझते हैं, आप डिप्लोमा को समझते हैं, आप ये समझते हैं कि कैसे डिप्लोमा में हमें पढ़ाई को करना है, कंप्लीट करना है। ये सारी चीजें आप थर्ड सेमेस्टर में समझ रहे होते हैं। बट फोर्थ सेमेस्टर जो हमारा होता है ये होता है हमारा फाउंडेशन बैच, ये होता है हमारा फाउंडेशन सेमेस्टर, जहां पे यू आर सपोज टू बिल्ड योर फाउंडेशन, यू आर सपोज टू बिल्ड योर पिलर्स। क्यों? क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर की डायरेक्टली सब्जेक्ट्स रिलेटेड होती हैं हमारी थर्ड ईयर से। एंड आप सभी को पता है एक चीज कि थर्ड ईयर की जो परसेंटेज होती है वो इंजीनियरिंग एडमिशन में कितनी हेल्प करती है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंडिया के टॉप कॉलेज में, तो आपको जो थर्ड ईयर का एग्रीगेट है, थर्ड ईयर का जो एग्रीगेट है आपका कंप्लीट फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर का, वो 95 प्लस चाहिए। 95 प्लस परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। इसके लिए फोर्थ सेमेस्टर का बेटर होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इसको बोलता हूं हमेशा फाउंडेशन कोर्स, कि ये आपके फाउंडेशन को बिल्ड करने का कोर्स है। इस सेमेस्टर को अगर आप सीरियसली लेते हैं तो आप अपनी फाउंडेशन को बहुत ही स्ट्रांग बिल्ड कर सकते हैं, जिसका आपको हेल्प मिलेगा आपके थर्ड ईयर में एंड आपके इंजीनियरिंग में। तो ये सेमेस्टर बहुत ही क्रूशियल होता है। बहुत सारे लोग इसको लाइटली लेते हैं, उनको लगता है कि सर इंजीनियरिंग के एडमिशन में केवल थर्ड ईयर के मार्क्स कंसिडर की जाती है। आई एग्री, मैं भी ये मानता हूं कि थर्ड ईयर का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट थर्ड ईयर का जो मार्क्स है वो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेकेंड ईयर प्रिपरेशन, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फोर्थ सेमेस्टर प्रिपरेशन, कि आपने फोर्थ सेमेस्टर में कितने अच्छे से चीजों को कवर किया है, इसी का तो रिफ्लेक्शन है आपका थर्ड ईयर का मार्क्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको फोर्थ सेमेस्टर अपना बहुत बेटर करना है। और एन एवरेज अगर मैं बता दूं कि आपको एक अच्छा डिसेंट कॉलेज चाहिए तो आपको 90 प्लस थर्ड ईयर में लाना पड़ेगा। अगर आपको एक टॉप का कॉलेज चाहिए तो आपको 95 प्लस लाना पड़ेगा। बहुत कम सीट्स होते हैं डायरेक्टली सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो एमएसबीटी डिप्लोमा है उसमें सेकेंड ईयर में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने, फिर हम लोग उन सब्जेक्ट्स के नेचर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो पेपर है आपको पढ़ना वो है जावा प्रोग्रामिंग। जो नेक्स्ट पेपर है वो है माइक्रो प्रोसेसर 8086। पहले जो था वो 8085 था, बट अभी लेटेस्ट स्कीम में 8086 ये पेपर पढ़ना है। स्कीम अभी चल रहा है सेकेंड ईयर वालों का। देन आपको है डेटा कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीसीसी भी बोलते हैं, एंड देन लास्ट वन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, मैं वन बाय वन इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, ये सारे सब्जेक्ट्स का नेचर क्या है और आपको कौन कौन से पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। देखो सबसे पहला जो हमारा पेपर आता है
जो कि है हमारा जावा प्रोग्रामिंग, राइट। देखो जावा प्रोग्रामिंग का जो पेपर है, ये जो आपका पेपर है जावा प्रोग्रामिंग का, ये एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग बेस्ड पेपर है। जावा प्रोग्रामिंग का जो पेपर होता है ना, ये कंप्लीट प्रोग्रामिंग बेस्ड पेपर है, राइट। यहां पे आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहां पे आप जो भी चीजें करेंगे ना, वो प्रोग्रामिंग बेस्ड चीजें होंगी। मतलब आप यहां पे चीजों को याद नहीं कर सकते। फर्स्ट चैप्टर में आपकी थोड़ी बहुत चीजें जो है वो थ्योरेटिकल बेस्ड है, जैसे फीचर्स ऑफ जावा हो गया या क्लास एंड ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन हो गया, बट अल्टीमेटली यू हैव टू प्रिपेयर द होल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। आपको लॉजिकली जाना होगा चीजों में। तो जावा में आपको ध्यान देना है अपने लॉजिक बिल्डिंग पे, लॉजिक पे प्लस प्रोग्राम्स पे। ऑटोमेटिक ये दोनों सेम ही चीज होगी कि अगर आप लॉजिक बिल्ड कर लेंगे तो आप अल्टीमेटली प्रोग्राम्स को बिल्ड कर लेंगे। सो देयर इज नो वे कि आप इस सब्जेक्ट को याद करके पास कर पाए। हालांकि आप पास कर सकते हैं याद करके, 28 नंबर 29 नंबर या 30 नंबर आपको आ जाएगा, बट आप इस सब्जेक्ट में टॉप कभी नहीं कर सकते। और अगर आपका ये सब्जेक्ट खराब होता है तो आगे जाके आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है ऑटोमेटिक खराब होने लगेंगे। आई टेल यू व्हाई थोड़ी देर में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेपर आता है वो आता है माइक्रो प्रोसेसर का। अब देखो यार, माइक्रो प्रोसेसर का जो पेपर है इसमें आपको 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ना है। आप लोग पहले भी अवेयर होंगे प्रोसेसर, जैसे i3 प्रोसेसर आपने सुना है, i5 सुना है, डुअल कोर सुना है, i7 प्रोसेसर होता है, i9 प्रोसेसर होता है। उसी तरीके से हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर होता है। बट ये सब्जेक्ट कंप्यूटर वाले के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़नी है जो एक रेगुलर प्रोग्रामिंग से थोड़ी हटकी होती है। जैसे यहाँ पे आपको पिन डायग्राम पढ़ना है, प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है। तो ये सब्जेक्ट थ्योरी प्लस प्रोग्रामिंग का है। इसमें लास्ट के जो दो चैप्टर्स है ना, वो प्रोग्रामिंग है। तो इसको मैं बोलता हूं थ्योरी प्लस प्रोग्रामिंग। तो यहां पे आपको थ्योरी पे भी ध्यान देना है, आपको प्रोग्रामिंग पे भी ध्यान देना है, राइट। इसके बाद आपका पेपर आता है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन जो पेपर है वो कंप्लीट थ्योरी बेस्ड पेपर है। मतलब आपको यहाँ पे कंप्लीट चीजें पढ़नी है थ्योरी के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको पढ़ना है, डेटा किस तरीके से कम्युनिकेट करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए, हमें इन चीजें डेटा कम्युनिकेशन में पढ़नी है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो पेपर है हमारा, अगेन ये भी एक ऐसा पेपर है जो कंप्लीट थ्योरी पेपर है, राइट। यहां पे आपको पूरी प्रिंसिपल मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ना है कि हाउ टू डेवलप अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर। ये सब्जेक्ट आपको सारे मेथोडोलॉजी, सारे प्रिंसिपल्स को सिखाता है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स है आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ने। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है VB.NET, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि उसके एग्जाम नहीं होते, उसका बस प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। बट ये जो 4 पेपर है हमारे मेन 1 2 3 4, ये 4 पेपर आपको प्राइमरीली अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको नेचर बताया है कि क्या क्या नेचर है पेपर्स के। अब हम लोग बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी आपको कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिसाइड करना। बेसिकली अगर हमें यही पता ना हो कि किस पेपर का कितना कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज अभी आप फर्स्ट है, न्यू है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना ध्यान देना है और कैसे ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आपको बताता हूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर मैं टॉप टू बॉटम आऊं, ठीक है, और मैं सब्जेक्ट्स को एज अ टॉप टू बॉटम रखूं इन टर्म्स ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन टाइम, कि किस सब्जेक्ट पे आपको कितना प्रिपरेशन टाइम देना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रखूंगा माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है। बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर अल्टीमेटली बहुत टफ नहीं है, बट कंप्यूटर वालों के लिए थोड़ा सा अनयूजुअल एक्सपीरियंस होता है माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ना। इसके बाद मैं रखूंगा जावा प्रोग्रामिंग को, बिकॉज जावा प्रोग्रामिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है एग्जाम के लिए, आपके इवन आपके सॉफ्टवेयर आईटी डेवलपमेंट करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं रखूंगा डेटा कम्युनिकेशन को, डीसीसी को, और इसके बाद मैं रखूंगा सेन को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ही सिंपल पेपर है, बट अगेन अब मैं आपको चीजें बताता हूं कि यहां पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जैसे 2 पेपर हमने यहां पे देखा, ठीक है, ये जो सेन का पेपर है और डीसीसी का पेपर है, ठीक है, सेन और डीसीसी का पेपर, ये दोनों पेपर ही कंप्लीट थ्योरी बेस्ड पेपर है, ठीक है, थ्योरी बेस्ड पेपर है। अब थ्योरी बेस्ड पेपर में होता क्या है कि हमें ऐसा लग रहा है कि सर थ्योरी बेस्ड पेपर में हम चीजों को याद कर लेंगे, डेफिनेशन से याद कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। नहीं, यहां पे आपको आंसर कंस्ट्रक्शन सीखना होगा कि आप खुद की लैंग्वेज में आंसर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। वरना अगर आप बुकिश लैंग्वेज याद करोगे, 2-4 डेफिनेशन याद कर लोगे, तो होगा क्या अल्टीमेटली कि आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चन में 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स ही मिलेंगे।
ठीक है, और ऐसे कर करके आपका 50-60 के नीचे ही आपके मार्क्स हो जाएंगे। जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर जो बहुत ही हाई स्कोरिंग पेपर है, अगर आपने सेन का पेपर अच्छे से कवर कर लिया तो आपको 60 प्लस 65 प्लस मार्क्स बहुत आसानी से आते हैं। बट उसके लिए यू हैव टू लर्न द आंसर कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी। आपको आंसर कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, देन आपको आंसर कंस्ट्रक्शन समझना होगा कि हम आंसर को बनाते कैसे हैं। ओके, सेन के जैसे मैं जब कोर्स में पढ़ाता हूं, जब मैं अपने क्लासेस में पढ़ाता हूं फोर्थ सेमेस्टर की, जो कि 2 दिन पहले स्टार्ट हो चुकी है, तो वहां पे मैं ये सारी चीजें बताता हूं कि आपको आंसर कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, आप लॉजिकल कैसे सोचेंगे, सारी चीजें। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर जो आपका है, राइट, इसमें आपको ध्यान देना है थ्योरी पे भी और प्रोग्रामिंग पे भी। देखो, इसके जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर है ना, ये कंप्लीट बेस्ड है ऑन द आर्किटेक्चर, ऑन द पिन्स एंड ऑन सम लॉजिकल थिंग, राइट। तो उसके लिए आपको यहाँ पे चीजें याद करनी होंगी, ठीक है। जैसे ये रटने वाला सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर में तो पिन के बारे में रटना है, फ्लैग्स के बारे में रटना है, आर्किटेक्चर के बारे में रटना है, वो चीजें। और जावा प्रोग्रामिंग में आपको कंप्लीट हर रोज प्रोग्रामिंग करनी है, एक्चुअल प्रोग्रामिंग करनी है, आपको कोड को टाइप करना है। प्रोग्रामिंग एंड मैथ्स, ये 2 पेपर ऐसे जो आप पढ़ के पास नहीं हो सकते, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको जरूरत होगी प्रैक्टिस की। सबसे ज्यादा फोकस आपको माइक्रो प्रोसेसर पे करना है, जावा पे करना है, डेटा कम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे आपको करना है। तो ये होती है पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, ठीक है। अब देखो, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, कि हमें किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना है। रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं उसको हमें कैसे यूज करना है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, नोट्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक के अलावा आपके नोट्स होने चाहिए। या तो वो नोट्स आपके बनाए हुए हो सकते हैं, या फिर ऐसे नोट्स जो किसी सीनियर के बनाए हुए हैं, किसी टीचर के द्वारा बनाए गए, जो अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ज्यादा हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक के आंसर्स बस इनफ नहीं होते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। डिफरेंट लैंग्वेजेस के नोट्स आपको और ज्यादा क्लैरिटी देते हैं आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो नोट्स जरूरी होता है रिसोर्स के लिए। नेक्स्ट रिसोर्स जो होता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक और असाइनमेंट, देखो क्या होता है ना कि जब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो कई बार जब हम बहुत ही ज्यादा नए होते हैं किसी भी कोर्स में, वी आर वेरी न्यू टू, क्योंकि आप अगर सेकेंड ईयर डिप्लोमा में तो आप बहुत नए होंगे, तो आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको जो एग्जाम होने वाला है आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग आपसे पूछ सकते हैं, ताकि आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। ये 2 रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इंपॉर्टेंट रहेगा असाइनमेंट। एंड देन थ्योरी टेस्ट, ठीक है। ये थ्योरी टेस्ट आप खुद से भी अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी टीचर के पास टेस्ट देना चाहते हो, टेस्ट दो। इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है, अगर आप पहले दिन से अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हो ना, अपने आप को चीजें समझ रहे हो कि हाँ यार मैं कहाँ कहाँ पे क्या गलती कर रहा हूं या कर रही हूं, तो हमें चीजें क्लैरिटी मिल जाती है बिगिनिंग में ही, राइट। जैसे क्या होता है कि हम फेजेस में चलते हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट वीक आता है, फिर सेकेंड वीक, फिर थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, सिक्स्थ वीक। अगर हम पहले हफ्ते में गलती को हमने रियलाइज कर लिया कि ये हमारी एक मिस्टेक हुई है यहाँ पे, तो हम उसको सेकेंड वीक में सुधार सकते हैं, थर्ड वीक में और बेटर, फोर्थ वीक में, क्योंकि हम एक चीज समझते हैं कि हमें इंक्रीमेंटल अप्रोच पे जाना है, इटरेटिव अप्रोच पे जाना है। ये कोई सिंगल डे में नहीं हो सकता कि आपने एक दिन उठा और आप सोचिए कि आज मैं अपनी सारी गलती को करेक्ट कर लूं। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। यू हैव टू गो थ्रू द इंक्रीमेंटल अप्रोच। आपको इटरेटिव स्ट्रक्चर को, इटरेटिव स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। तो थ्योरी टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उन पेपर को डिस्कस करो कि आपने कहां कहां पे क्या गलती करी है। ये सारे रिसोर्सेज जो हैं आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि सर हाउ टू गेट दीज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को हम कहां से लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज जो हैं अगर आप बेस्ट लेवल पे देखोगे एमएसबीटी के, तो कहीं भी इजीली अवेलेबल नहीं होते।
आपको बहुत सारे कॉलेज वाले दे देंगे, बट वो नोट्स कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं आपके एग्जाम के लिए उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ये सारे रिसोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने कोर्स के अंदर। अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो हम आपको ये सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैसिलिटीज है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं कि हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ये सारे रिसोर्सेज की आपको जरूरत पड़ती है जब आप एक एग्जाम में होते हैं तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कितना टाइम दें हर सब्जेक्ट पे, राइट। कई कई बार हमें ये एनालिसिस करना होता है कि अगर हमारे पास पूरा दिन है तो हम हर सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देंगे, राइट। तो यहाँ पे जो मैं डिवाइड कर रहा हूं अपने सब्जेक्ट्स को वो कुछ इस तरीके से कर रहा हूं कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप दिन में 5 आवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जरूरी है, अगर आप 5 घंटे नहीं पढ़ रहे ना तो ये आप ध्यान रखो कि आपको 5 घंटे मिनिमम देने हैं। अगर आप स्कोर करना चाहते हैं 90 प्लस 95 प्लस तो यू हैव टू गिव मिनिमम 5 to 6 आवर्स पर डे। आपकी कॉलेज के अलावा कॉलेज से के बाद आपको मिनिमम 5 घंटे देने। तो अगर हमारे पास 5 घंटे हैं तो हमें कितना टाइम कितने सब्जेक्ट्स को देना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी होता है। सपोज करो मेरे पास एक जावा है, ठीक है, तो जावा को मुझे कितना टाइम देना है, माइक्रो प्रोसेसर को मुझे कितना टाइम देना है, डेटा कम्युनिकेशन को मुझे कितना टाइम देना और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मुझे कितना टाइम देना है, ठीक है। तो जावा को मुझे देना है 1 घंटा 30 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम मुझे हर रोज जावा को देना है। माइक्रो प्रोसेसर को भी मुझे हर रोज 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम देना है। डीसीसी को मुझे 1 आवर का टाइम देना है और सेन को मुझे 1 आवर का टाइम देना है, ठीक है। ये टाइम आपको डिसाइड करना होगा, ये टाइम स्केड्यूल आपका होना चाहिए। जैसे जावा में अगर आपने 1.5 आवर दिया है तो आप उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप उसमें कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर में आपने 1 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया है डेटा कम्युनिकेशन के लिए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। इस तरीके से आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है। टाइम बहुत जरूरी है एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा रिजल्ट स्कोर कर पाते हैं। जैसे मेरे को डिप्लोमा में फाइनल ईयर में सेमेस्टर में 96 पॉइंट तो आई थिंक 12 96.12 और 96.3% ऐसा कुछ था। तो मेरे को पता है कि वो क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं प्रिपरेशन के दौरान। उसमें से कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो आपको फॉलो करना है, राइट। इसके बाद एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज रूटीन। कि आपको सबसे पहले अपने पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू क्रिएट अ रूटीन। रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। रूटीन जब आप बनाते हो तो आपकी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, मतलब यू नो कि मेरे डेडलाइंस क्या है। फॉर एग्जांपल कि आपको 2 तरह के रूटीन यहां पे क्रिएट करने हैं। एक होगा हमारा लॉन्ग टर्म रूटीन, एक होगा हमारा शॉर्ट टर्म रूटीन, ठीक है। लॉन्ग टर्म रूटीन आपको बनानी है पूरे सेमेस्टर के लिए, मतलब आपको अपने पूरे सिलेबस को अपने 8 हफ्तों में या 10 हफ्तों में डिवाइड करना है कि आप अपने पूरे सिलेबस को 8 हफ्तों में कैसे कंप्लीट करेंगे। और उन्हीं वीक 1 से लेकर 12 वीक तक के शॉर्ट टर्म रूटीन्स होंगे, वीकली रूटीन जो हर हफ्ते चलेंगे। कि आपने जो वीक 1 में डिसाइड किया था अब आप उसको डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 में कैसे कवर कर रहे हैं। सो रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कंप्लीट रूटीन होना चाहिए एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ रूटीन, टू क्रिएट अ रूटीन। हम लोग अपने बैच में सबसे पहली चीज यही करते हैं कि हम लोग एक रूटीन को क्रिएट करते हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप में से बहुत सारे लोग रूटीन बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, रूटीन सही से नहीं बन पाता है। अगर आपको रूटीन चाहिए, कंप्लीट रूटीन चाहिए कि लॉन्ग टर्म रूटीन हम कैसे बनाएं, शॉर्ट टर्म रूटीन हम कैसे बनाएं, तो आप कमेंट में सिंपली टाइप करें लॉन्ग टर्म रूटीन एंड शॉर्ट टर्म, मतलब वी वांट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रूटीन वीडियोस फ्रॉम यू। अगर आप ऐसा कमेंट करते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट होगी, तो मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा रूटीन पे। अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा रूटीन पे कि किस तरीके से एक रूटीन को क्रिएट किया जाए, राइट। तो ये कंप्लीट चीजें होती हैं जो हमें 4th सेमेस्टर में फॉलो अप करना होता है। सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको अपने एकेडमिक्स पे, थ्योरी पे एंड लॉजिकल थिंकिंग पे, बिकॉज लॉजिकल थिंकिंग का जो अप्रोच है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एंड आने वाले
सिक्स सेमेस्टर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो अप करनी है और इसमें से हर एक चीज को हम लोग अपने क्लासेस में कवर कर रहे हैं। तो आप चाहे तो हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर के लिए या फिर थर्ड ईयर के लिए, राइट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे डिटेल्स को देख सकते हैं, ठीक है। अगर स्टिल आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, राइट। आप मेरे से कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके कोई भी डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज एक कमेंट करें, एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और स्टिल कोई डाउट है आपके तो आप मुझे कमेंट में बताओ या मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करो या कॉल करो। कोई भी डाउट है आपको कोर्स के रिकॉर्डिंग, राइट। तो इस वीडियो के लिए हमें इतनी चीजें कवर करनी थी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए thank you so much for watching this video. Have a good day.